दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए जिंदगी को खुशी और गर्व के साथ जीने में दो चीजें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, जिसमें से एक है हमारे कर्तव्य जो हमें जिंदगी में जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं, तो दूसरा है हमारे अधिकार जो हमें एक सेंस ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करने का काम करते हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि हम वो हर काम करने के हकदार हैं जो दूसरों के अधिकारों का हनन किए बिना हमें खुशी दे सकें। कर्तव्य और अधिकार का सिद्धांत इतना पुराना है कि इनका जिक्र आपको हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिल जाएगा। यहाँ तक कि हमारे देश का संविधान भी देश के हर नागरिक को फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज देता है जो हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। लेकिन तब क्या किया जाए जब आपका कर्तव्य ही आपके अधिकारों के आड़े आने लगे? एक इंसान क्या कर सकता है जब उसकी जिम्मेदारियां उसे वो इकलौता काम करने से रोक रही हों जो उसे अनगिनत दुखों के बीच खुशी की किरण दे सकता है? हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं साउथ कोरिया के रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेलीविजन शो साइकोजिमान ग्वेंजाना के बारे में, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन है साइको बट इट्स ओके और इसके इंटरनेशनल वर्जन का नाम है इट्स ओके टू नॉट बी ओके। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस शो की कहानी तीन मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनमें से एक है कहानी के मुख्य नायक मून गांगते, जिनका किरदार निभाया है साउथ कोरिया के मशहूर एक्टर किम सो ह्यून ने। दोस्तों, पिछले 2 साल से कोरियन ड्रामास देखते आ रहे हैं, लेकिन हम अभी भी कोरियन नेम्स के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हुए हैं। तो अगर हम इन एक्टर्स और कैरेक्टर्स के नाम गलत प्रोनाउंस कर दें तो हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए हम इन सभी एक्टर्स और कैरेक्टर्स के नाम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो कहानी के मेन लीड मून गांगते एक केयर गिवर हैं जो ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में मुख्य तौर पर मानसिक रूप से बीमार मरीजों की सेवा करने और ख्याल रखने का काम करते हैं। और हर साल बसंत के मौसम में उन्हें अपना शहर और जॉब दोनों बदलने पड़ते हैं, क्योंकि बसंत के मौसम में तितलियां आ जाती हैं और उनके बड़े भाई मून सांगते, जो कि ऑटिज्म के पेशेंट हैं, तितलियों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वजह यह है कि सालों पहले उन्होंने अपनी माँ का मर्डर होते हुए देखा था। मून सांगते अपनी माँ की मौत के इकलौते चश्मदीद थे और मर्डर के वक्त अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से वो हत्यारे का चेहरा तो नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने हत्यारे के कपड़ों पर लगे ब्रॉच को देख लिया था, जिस पर एक बटरफ्लाई की आकृति बनी हुई थी। और इसी वजह से वो तितलियों से बहुत ज़्यादा डरते थे और ये मानते थे कि तितलियां बहुत जल्द उनकी माँ की तरह उन्हें भी मार देंगी। और इसीलिए वो दोनों भाई हर साल बसंत का मौसम आने पर देश के किसी ऐसे हिस्से में चले जाते थे जहाँ स्प्रिंग सीजन काफी पहले शुरू हो गया हो, क्योंकि ज्यादातर बटरफ्लाई स्प्रिंग सीजन की स्टार्टिंग में ही देखने को मिलती हैं। तो इसी कारण दोनों भाई चले जाते हैं सोंगजिन सिटी में, जहाँ वो दोनों बचपन में रहा करते थे और यहीं उनकी माँ का मर्डर भी हुआ था। बेशक ये शहर उनके बचपन की कुछ बुरी यादों को जिंदा करने वाला था, लेकिन फिलहाल उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। मून गांगते ने इसी शहर के ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में केयर गिवर की जॉब करना शुरू किया और इसी दौरान एक दिन उनकी मुलाकात हुई कहानी की नायिका कोमन योंग से, जिस किरदार को निभाया है एक्ट्रेस सोये जी ने। कोमन योंग एक एंटी सोशल चिल्ड्रन स्टोरी बुक राइटर है, यानी छोटे बच्चों के लिए कहानियां लिखने वाली एक लेखिका जिनकी सोशल लाइफ बिल्कुल वीरान है। इनका सोचने का और लिखने का तरीका पूरी दुनिया से अलग है, जो सदियों से चले आ रहे स्टीरियोटाइप्स को ध्वस्त कर देता है। जहाँ फोक टेल्स में हमेशा से एक खूबसूरत लड़की को राजकुमारी और एक डरावनी औरत को चुड़ैल दिखाया जाता रहा है, वहीं कोमन योंग की कहानियों में ये सब परंपराएं टूटती हुई नजर आती हैं और शायद उनके इसी यूनिक राइटिंग स्टाइल की वजह से बच्चे उन्हें पसंद भी करते हैं। अगर कोमन योंग के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो उनकी माँ भी उन्हीं की तरह एक राइटर थी जो डिटेक्टिव फिक्शन पर नॉवेल्स लिखा करती थी। कोमन योंग के पिता जिंदा थे, लेकिन अतीत में हुए कुछ हादसों की वजह से वो मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो गए थे और वर्तमान समय में इत्तेफाक से उसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट थे जहाँ कहानी के नायक मून गांगते काम किया करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कोमन योंग अपने पिता से बहुत ज्यादा नफरत करती है, जिसकी वजह हमें शो में आगे चलकर बताई जाती है। खैर, मून गांगते और कोमन योंग मिलते हैं और एक दूसरे को देखते ही उन दोनों को अपना अतीत याद आ जाता है, जहाँ वो दोनों बचपन से एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और हालातों ने उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दिया था। पहली मुलाकात में कोमन योंग को मून गांगते से मेंटल और इमोशनल अट्रैक्शन फील होने लगा। बेशक इसे प्यार कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पहली मुलाकात से ऐसा लगता था कि कुछ तो था उन दोनों के बीच जो लव और कंपैशन जैसी फीलिंग्स की ओर इशारा करता था। हालांकि मून गांगते के हालात उन्हें किसी से प्यार करने की इजाजत नहीं देते थे, क्योंकि उन पर उनके बड़े भाई मून सांगते की जिम्मेदारी थी, जिन्हें वर्तमान समय में शायद उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन जज्बातों पर कहाँ किसी का बस चलता है। मून गांगते ने खुद को रोकने और अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए उन्हें खुद भी पता नहीं चला। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया, लेकिन इस वजह से मून गांगते को अपने बड़े भाई का ख्याल रखने का समय नहीं मिल सका। नतीजा हुआ गलतफहमियां, 2 भाइयों के बीच तकरार और एक दूसरे के लिए नफरत। यहाँ पर मून गांगते ने एक बार फिर अपने दिल को समझाया और ये यकीन दिलाया कि प्यार जैसी चीज उनके लिए नहीं बनी है और उनका पहला कर्तव्य उनका ऑटिस्टिक भाई है जो इस बेरहम दुनिया में उनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। और इसके बाद मून गांगते ने अपना पूरा समय अपने भाई को देने के लिए कोमन योंग से दूरियां बना ली। हालांकि कुछ ही समय बाद मून गांगते को यह एहसास हुआ कि कोमन योंग भले ही कितनी भी मशहूर, हुनरमंद और संपन्न क्यों ना हो, लेकिन अंदर से वो भी अकेली है और उन्हें भी जिंदगी में एक इमोशनल सपोर्ट और किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उनका ख्याल रख सके। तो वो दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि वो अपने प्यार की खातिर सांगते को मनाने की कोशिश करेंगे, ताकि सांगते भी कोमन योंग को अपने परिवार का हिस्सा मान सके और कोमन योंग उनके लिए एक आउटसाइडर बनकर ना रह जाए। वो दोनों ऐसा करने में कामयाब भी रहे,
और एक पल के लिए ऐसा लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी मून गांगते के सामने उनकी माँ की मौत से जुड़ा एक ऐसा सच आ जाता है जिससे आहत होकर वो खुद को एक बार फिर को मन युंग से दूर कर लेते हैं। हैरानी वाली बात यह है कि शो के टाइटल में जो साइको वर्ड यूज किया गया है वो ना तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी रखने वाली को मन युंग के लिए है और ना ही ऑटिज्म के शिकार मून सांगते के लिए। ये साइको वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? मून गांगते के सामने उनकी माँ की मौत से जुड़ा कौन सा राज खुला था और मून गांगते और को मन युंग आखिरकार मिल पाए या नहीं? इन सब सवालों के जवाब तो आपको पता ही होंगे अगर आपने शो देखा है। और अगर आपने अभी तक किसी वजह से शो नहीं देखा है तो आप इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए नेटफ्लिक्स पर ये 16 एपिसोड्स का शो देख सकते हैं। एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस की बात करें तो मेन लीड्स के साथ साथ साइड एक्टर्स ने भी अपने किरदारों को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। शो में मुख्य किरदार निभाने वाले एक्टर किम सो ह्यून ने इस किरदार को भी अपने पिछले किरदारों की तरह बहुत ही उम्दा तरीके से स्क्रीन पर उतारा है। एक्टर किम सो ह्यून ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि खुद को इस किरदार में ढालने के लिए उन्होंने खुद साउथ कोरिया के असली साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में जाकर वहाँ के केयर गिवर्स के साथ काफ़ी समय बिताया और ये समझने की कोशिश की कि वो लोग किस लेवल का वर्कलोड झेलते हैं और उस वर्कलोड से उनकी फिजिकल अपीयरेंस पर क्या असर पड़ता है। किम बताते हैं कि दिन भर की थकान उनके चेहरे पर दिखाई देती है और पेशेंट के साथ प्यार और संजीदगी से बात करने की आदत उन्हें उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी काफी काइंड और हम्बल बना देती है। इस तमाम इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को किम ने इस किरदार को पोर्ट्रे करते वक्त इस्तेमाल किया और इससे पता चलता है कि किम अपने काम को कितने परफेक्शन के साथ करते हैं। साथ ही शो के अंदर उनके बड़े भाई का रोल करने वाले वेटरन एक्टर ओजुंग सेन ने भी एक मेंटली चैलेंज कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से जस्टिस की है। मून सांगते की एक फीलिंग, इमोशन और गेस्चर को वो दर्शकों तक पहुंचाने में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। जहाँ एक ऑटिस्टिक इंसान अपनी कमजोरी और खामियों को कुछ हद तक जानता और समझता है, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है। वो जानते हैं कि वो दोनों भाइयों में बड़े हैं और इसीलिए उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने भाई को प्रोटेक्ट करने और उसका ख्याल रखने की, जिसके लिए वो अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाते हुए ड्रग्स करके कमाए हुए कुछ पैसे अपने भाई को देना चाहते हैं। साथ ही वो समय समय पर अपने छोटे भाई को बाहर खाना खिलाने भी ले जाते हैं और बिल अपने पिगी बैंक में रखे पैसों से पे करते हैं, जिसमें से कुछ पैसे उन्होंने यहाँ वहाँ पार्ट टाइम जॉब्स करके कमाए हैं और कुछ पैसे उनके छोटे भाई ने उन्हें दिए हैं। शो के अंदर इस तरह के करुणा से भरे बहुत से सीन्स हैं जो आपकी आंखों को नम कर देंगे और अगर कोई अभिनेता सिर्फ अपने अभिनय से आपको रुलाने की ताकत रखता है तो इसमें कोई शक नहीं कि वो वाकई एक उच्च कोटि का कलाकार है। लेकिन जिस कलाकार ने शो के अंदर सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है वह को मन युंग का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सो ये जी, जिन्होंने एक एंटी सोशल कैरेक्टर के हर पहलू को एक्सप्लोर किया है और बड़ी खूबसूरती से दर्शाया है। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, बात करने का तरीका, खुद को प्रेजेंट करने का तरीका, सब कुछ बेमिसाल है। अग्रेशन, रोमांस, लव, पॉजिटिवनेस और मिस्ट्री को ब्लेंड करके एक ऐसा ऑरा उन्होंने अपने कैरेक्टर के अराउंड डेवलप किया है कि एक दर्शक के तौर पर आप हर वक्त उन्हें स्क्रीन पर देखना चाहेंगे और शो के दौरान जब आप 10-15 मिनट के लिए भी उन्हें स्क्रीन पर नहीं पाएंगे तो आपका दिल और दिमाग सबकॉन्शियसली उन्हें देखने के लिए तरसने लगेगा। और शायद आज से 20, 30 या 50 साल बाद भी जब दुनिया के किसी कोने में कोई ऐसी फिल्म या शो बनेगा जिसमें किसी एक्टर को को मन युंग जैसा एंटी सोशल कैरेक्टर प्ले करना होगा तो वो एक्टर भी एग्जाम्पल और इंस्पिरेशन के लिए सो ये जी के शो को देख सकता है और सीख सकता है कि एक एंटी सोशल कैरेक्टर को किस तरह से निभाया जाता है। इस लेवल का अभिनय उन्होंने किया है। अब यहाँ पर हमें पता है कि किम सो ह्यून के फैंस हमें डांट लगाना चाहेंगे क्योंकि हमने उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन दोस्तों दरअसल बात यह है कि अगर आप किम सो ह्यून के इस शो के कैरेक्टर और उनके द्वारा पोर्ट्रे किए गए उनके पिछले शो के कैरेक्टर्स को कंपेयर करें तो आपको बहुत सी सिमिलरिटीज़ नजर आ जाएंगी। और इस कैरेक्टर के साथ भी किम ने ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश नहीं की। इसकी एक वजह शायद ये हो सकती है कि साउथ कोरियन आर्मी में 2 साल की मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस देने के बाद ये उनका पहला शो था और शायद इसी वजह से वो कोई मेजर रिस्क ना लेते हुए सेफ खेलना चाहते हों और इन चीज़ों पर फोकस करना चाहते हों जिसमें वो माहिर हैं, क्योंकि वो एक्टिंग से लगभग 2 साल तक दूर रहे और इन 2 सालों में उन्होंने बस 1-2 शोज में कैमियो रोल्स ही किए थे, जिसका असर उनकी परफॉर्मेंस पर साफ दिखाई देता है। हालांकि 9-10 एपिसोड्स के बाद उनके कैरेक्टर में एक सडन ड्रामेटिक चेंज आया और उन्होंने दिखा दिया कि वो ऐसे ही साउथ कोरियन टेलीविजन इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर नहीं बन गए। तो अगर शुरू के 7-8 एपिसोड्स को हटा दें जिन्हें शायद वो वार्म अप करने के लिए यूज कर रहे थे तो उनका बाकी का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा दमदार था। साथ ही मून गांगते के बचपन का किरदार निभाने वाले एक्टर मून वो जिन ने भी मून गांगते के बचपन में आई तकलीफों को दर्शकों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहाँ उन्होंने दुखों, तकलीफों और अकेलेपन से गुजरते हुए एक बच्चे का किरदार निभाया है जिसकी माँ के पास उसके लिए जरा भी समय नहीं था। उसकी माँ का सारा ध्यान अपने बड़े बेटे पर था क्योंकि वो मानसिक रूप से कमजोर था, जबकि उस बच्चे की भावनाओं की कोई अहमियत नहीं थी, उसके अचीवमेंट्स की कोई अहमियत नहीं थी और वो सिर्फ अपने भाई की रक्षा करने का एक जरिया बनकर रह गया था। हालांकि उम्र में वो भी बहुत छोटा है और उसे भी अपनी माँ की उतनी जरूरत है जितनी कि उसके भाई को। दूसरी तरफ मून गांगते की माँ का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री चो ये जी ने भी 2 बेटों को अकेले पालने पोसने के लिए जीवन से संघर्ष करती और दोनों बेटों को बराबर प्यार देने का प्रयास करती एक महिला के कैरेक्टर को पूरी तरह से जस्टिफाई किया है। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो को मन युंग की बुक्स को पब्लिश करने वाली कंपनी के ग्रेडी और सेल्फिश मालिक ली सेंग इनके किरदार को निभाया है एक्टर किम जो हुन ने। ली सेंग इन एक बिजनेसमैन है जिन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में हर चीज को पैसे से खरीदा जा सकता है। आगे चलकर इस किरदार में आने वाले मेजर चेंजेस को भी एक्टर किम जो हुन ने बखूबी अडेप्ट किया है। साथ ही शो में नामजूरी का किरदार भी काफी अहम है जिसे निभाया एक्टर पार्क ग्यो योंग ने। नामजूरी मून गांगते और को मन युंग की बचपन की दोस्त थी और वर्तमान समय में सोंगजुन सिटी में शिफ्ट होने के बाद मून गांगते अपने भाई के साथ नामजूरी के घर में ही किराए पर रहते थे।
नामजुरी भी ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में काम करती थी और काफी वक्त से उन्हें मून गांगते पर क्रश भी था, लेकिन मून गांगते ने शुरुआत से ही उनमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नामजुरी की फैमिली में उनकी माँ थी, जो एक तरह से शो के सभी कैरेक्टर्स के लिए एक मदर फिगर की तरह थी। वो सबका ख्याल रखती हैं, सबको गाइड करती हैं और सभी को अपने बच्चों की तरह मानती हैं। ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं डायरेक्टर ओ जी वांग और इस किरदार को निभाया है एक्टर किम चांग वान ने, जो हमें पहले भी किम सो ह्यून के साथ माय लव फ्रॉम द स्टार में दिख चुके हैं। मून सांगते के दिल से बटरफ्लाइज का डर मिटाने में भी डायरेक्टर ओ का बहुत बड़ा रोल था। साथ ही शो के अंदर ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में काम करने वाली पार्क हैंग जान नाम की एक सीनियर नर्स का किरदार भी काफी अहम है, जिसे निभाया है एक्ट्रेस चांग योंग नॉन ने। और अगर आप ये वीडियो देखने के बाद इस शो को देखने का मन बना रहे हैं तो इस किरदार पर शुरुआत से ही काफी फोकस कीजिएगा, क्योंकि पार्क हैंग जा आगे चलकर आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। अगर शो के पिक्चराइजेशन की बात करें तो शो का स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो ज़रूर है, लेकिन शो का डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, लोकेशन, गांगवोन प्रोविंस के सानिदा कैफे को कर्स्ट कासल में बदलने के लिए यूज़ किया गया CGI बहुत ही ज़्यादा औसम है। शो में जब मेल लीड और फीमेल लीड पहली बार मिलते हैं, उस सीन में अटेंशन टू डिटेल का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है। फिर चाहे बात करें सीन के कलर्स की, लाइटिंग्स की, प्रॉप्स की या ओवरऑल कंपोजिशन की, सभी कुछ बिल्कुल अव्वल दर्जे का किया गया है। और हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको मौका मिले तो सीन को एक बार फिर से जाकर जरूर देखें और इस बार सबटाइटल्स पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ सीन की प्रेजेंटेशन पर फोकस करें। इस सीन का एस्थेटिज्म आपको एक सबकॉन्शियस रिलीफ देने का काम करेगा, जहां आपको डर, सुकून और रोमांच जैसी चीजें एक साथ महसूस होगी। साथ ही शो के अंदर कुछ हाईली स्केरी और ब्रेथ टेकिंग सीन्स डाले गए हैं, जिनका कहानी के हिसाब से ज्यादा कुछ मतलब तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी ये सीन्स आपको डराने की ताकत रखते हैं। इसके साथ ही शो में कुछ आर्टिस्टिक ट्रांजिशन सीन्स भी देखने को मिलते हैं, जो काबिले तारीफ हैं। हालांकि जब हम किसी शो या मूवी को देखते हैं तो हम उसके प्लॉट और स्टोरी लाइन पर फोकस करते हैं, ना कि छोटे मोटे आर्टिस्टिक एलिमेंट्स पर। लेकिन क्रिएटर्स ने ये क्रिएटिव एलिमेंट शो में डाले हैं और इन्हें दिखाने में वाकई एफर्ट्स लगते हैं, और इसलिए हमें लगता है कि इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, इसलिए हमने आपको बता दिया। इस सब के साथ ही शो में कुछ सीन्स को इस तरह दिखाया गया है जो आपको एक इंस्टेंट सेंस ऑफ रिलीफ देने का काम करते हैं। अगर शो के बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो शो के म्यूजिक में क्वांटिटी भी है और क्वालिटी भी। शो में आने वाली हर सिचुएशन के लिए अलग अलग तरह का म्यूजिक अवेलेबल है, और कुछ गाने तो इतने ज्यादा दिल को छू जाते हैं कि शो को देखने के कई दिनों बाद तक आपके जहन में चलते रहेंगे। हालांकि कोई भी शो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, और ये शो भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। शो के सेकंड हाफ की स्टोरी थोड़ी वीक लगती है, क्योंकि कहानी के अंदर ऐसे बहुत से एलिमेंट्स थे जिन्हें शो में काफी बढ़ चढ़कर दिखाया गया था, लेकिन इन एलिमेंट्स के स्टोरी लाइन को उतनी अच्छी तरह से कंक्लूड नहीं किया गया जितनी अच्छी तरह से किया जा सकता था। मिसाल के तौर पर शो के आखिर में मून गांगते की मां के मर्डर की वजह बताई जाती है, लेकिन वो वजह एक दर्शक के तौर पर आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि जिस तरह से शो के अंदर चीजों को टीज किया जाता है उसे देखकर बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और आखिर में जो बताया जाता है वो देखकर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट जरूर होती है। हालांकि जो कुछ भी बताया गया है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप उस पर बिलीव ना कर सकें, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर थोड़ा और रोमांच डाला जा सकता था। साथ ही मरने से पहले को मन योंग की मां अपनी आखिरी डिटेक्टिव नॉवल को भी अनपब्लिश्ड ही छोड़ गई थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि इस किताब का शो के क्लाइमैक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, लेकिन उस किताब की स्टोरी लाइन को भी बहुत ही अनसेटिस्फाइंग तरीके से एंड कर दिया गया। इस सब के अलावा शो में मून गांगते, को मन योंग और नामजुरी की प्रेजेंट लाइफ और स्टोरी लाइन को देखकर किसी भी एंगल से ये नहीं लगता था कि ये तीनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। हालांकि उनके पास्ट को शो के अंदर काफी डिटेल में दिखाया गया है, लेकिन फिर भी उनकी प्रेजेंट लाइफ सिचुएशंस को देखकर उनके पास्ट पर बिलीव कर पाना थोड़ा मुश्किल था। यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि को मन योंग के कैरेक्टर में रोमांटिक अटैचमेंट्स को कुछ ज्यादा ही इंस्टेंटली डेवलप कर दिया गया था, और जिस तरह से वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं वो भी काफी बोल्ड और डायरेक्ट था। यहाँ पर हमें गलत ना समझें दोस्तों, हमारे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एक लड़की को अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं करनी चाहिए। वैसे भी इस चेहरे से कैसे किसी को प्यार नहीं होगा, लेकिन बात यह है कि इमोशंस टेक टाइम। अट्रैक्शन और अटैचमेंट डेवलप होने में टाइम लगता है, और एक क्रिएटर के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कैरेक्टर्स के बीच में पैदा होने वाले कनेक्शन को सिर्फ दिखाना नहीं है, बल्कि इस तरह दिखाना है कि देखने वाले भी उसे महसूस कर सकें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि शो को देखने वाला हर शख्स लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करता हो। हालांकि यहाँ पर उन दोनों कैरेक्टर्स का पास्ट भी काफी मैटर करता है, लेकिन अतीत में आपकी किसी इंसान के साथ चाहे कितने भी अच्छे रिलेशन और क्लोज कनेक्शंस रहे हों, लेकिन अगर आप उस इंसान से बहुत समय बाद मिलेंगे तो आपको भी वही पुराना कंफर्ट लेवल और अटैचमेंट डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और हमें ऐसा लगता है कि अगर इस चीज़ पर क्रिएटर्स ने भी ध्यान दिया होता तो हम शुरू के 2-3 एपिसोड्स के साथ और बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाते। लेकिन इस सब के बावजूद भी शो के रोमांच और रहस्य में स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इस शो के पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करने जाएंगे तो हो सकता है शब्द कम पड़ जाएं। शो के अंदर कहानी की मुख्य नायिका को मन योंग के अतीत को बहुत ही हैरत अंगेज तरीके से टीज किया गया है, जो दर्शकों की क्यूरियोसिटी के लेवल को कहीं गुना बढ़ा देता है। साथ ही कहानी के मेल लीड मून गांगते के अतीत के हर पहलू को शुरुआत से ही दर्शकों के सामने रख दिया गया है, जिस वजह से आपका पूरा ध्यान को मन योंग के किरदार पर केंद्रित हो जाता है, और आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि को मन योंग के एंटी सोशल होने और दुनियादारी के स्टीरियोटाइप के खिलाफ होने की क्या वजह है, और उनके अतीत के वो क्या राज हैं जिन्होंने उन्हें वैसा बना दिया है जैसी वो आज हैं। और इसी वजह से दर्शकों के दिल में शो के आखिर तक रहस्य और रोमांच बना रहता है। साथ ही जिस तरह से उनके प्रोफेशन के सिग्निफिकेंस को वर्तमान की स्थितियों से जोड़ा गया है वो भी काफी दिलचस्प है,
क्योंकि शुरुआत में मून गांगते भी को मिन योंग को पूरी दुनिया की तरह एक सनकी एंटी सोशल फिक्शन राइटर मानते थे। लेकिन जब उन्होंने खुद को मिन योंग की किताबों को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें यह एहसास हुआ कि को मिन योंग की कहानियों में कितनी वास्तविकता है और वो ह्यूमन साइकोलॉजी को कितने बेहतर तरीके से समझती हैं। मून गांगते को मिन योंग की कहानियों से खुद को रिलेट कर पाए और उन्हें यह एहसास हुआ कि को मिन योंग भले ही बच्चों के लिए लिखती हों, लेकिन उनकी कहानियों में डीप मीनिंग्स छुपे होते हैं जिन्हें सिर्फ कोई एडल्ट ही समझ सकता है। को मिन योंग की यही क्वालिटी उनके व्यक्तित्व में भी दिखाई देती है और जब सामने से देखने वाले को ऐसा लगता है कि को मिन योंग बस अपनी बातों से किसी इंसान को इमोशनली और मेंटली हर्ट कर रही हैं, उस वक्त असल में वो उस इंसान को मोटिवेट कर रही होती हैं वो काम करने के लिए जो शायद वो बिना मोटिवेशन के कभी नहीं कर पाता। साथ ही शो के अंदर एक और अच्छी चीज़ ये देखने को मिलती है कि भले ही मुख्य किरदार किसी भी सिचुएशन को फेस कर रहे हों, उनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स या डिफिकल्टीज आ रही हों, लेकिन एक सेंस ऑफ रिलीफ वाली बात यह है कि उनके आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं जो हमेशा उन्हें मोटिवेट करते हैं और सपोर्ट करते हैं और कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देते। यहाँ पर लोगों का ये माइंडसेट है कि एक बार अगर किसी को अपना बेटा मान लिया तो फिर वो बेटे जैसा ही है, फिर चाहे उसने हमारी बेटी को रिजेक्ट ही क्यों ना कर दिया हो। एंगर और रिवेंज जैसे इमोशंस यहाँ पर है ही नहीं। इस सब के साथ ही शो में ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट कुछ साइड कैरेक्टर्स भी दिखाए गए हैं जिनकी स्टोरी शो के प्लॉट को ज्यादा अफेक्ट नहीं करती, लेकिन इनसे हमें मेन कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जहाँ एक तरफ है को मिन योंग जो हॉस्पिटल से भागे हुए कपल के प्यार को समझती हैं और उन्हें मोटिवेट करती हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो सच्चे प्यार की अहमियत जानती हैं। वहीं दूसरी तरफ है मून गांगते जो अपने आसपास के लोगों को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं और उनकी रक्षा के लिए कोई भी खतरा उठा सकते हैं और इसी वजह से सभी लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। साथ ही शो में एक बहुत ही अच्छा मैसेज ये देता है कि हम सभी इंसान किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर आधारित हैं, फिर चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो या मेंटल सपोर्ट, हमें हमेशा जिंदगी में किसी न किसी की जरूरत होती है और हमारा एक दूसरे पर आश्रित होने का गुण हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है, क्योंकि हमारे अपनों के सहारे हम जिंदगी की कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो कुल मिलाकर इट्स ओके टू नॉट बी ओके एक बहुत ही अच्छा शो है जिसमें कुछ माइनर वीक पॉइंट्स जरूर हैं, लेकिन इसकी उम्दा स्टोरी टेलिंग और कमाल का पिक्चराइजेशन इसके वीक पॉइंट्स की तरफ ध्यान जाने ही नहीं देता। ये शो आपको हंसाता है, रुलाता है, डराता है, चौंकाता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शो आपको सिखाता है। और शायद इसी वजह से इस शो ने रेटिंग के मामले में बहुत से पुराने रिकॉर्ड्स तोड़े और कहीं नए रिकॉर्ड्स एस्टैब्लिश किए, वो भी टीवीएन नेटवर्क पर जहां रिलेटिवली ऑडियंस थोड़ी कम है। साउथ कोरियन टेलीविजन इंडस्ट्री में KBS, SBS, MBC और EBS जैसे कई नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं जिन पर टीवीएन के मुकाबले कंपैरेटिवली ज़्यादा ऑडियंस है, और फिर भी इस शो के प्रीमियर होने के बाद टीवीएन की व्यूअर रेटिंग सरप्राइजिंगली बढ़ गई, जिससे पता चलता है कि साउथ कोरिया में इस शो के लिए किस लेवल का एंथुजियाज्म था। साथ ही दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि शो को हमने अपने 2020 के टॉप 10 कोरियन ड्रामास की लिस्ट में भी फीचर किया था। तो अगर आप ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कोरियन शोज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्विक अपडेट्स से हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल, सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।